हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज हम आपकी हॉर्नबिल बुक में एक और कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपकी सबसे पहली पोएम को, जिसका टाइटल है अ फोटोग्राफ। वेल, ये कोई ऐसी वैसी फोटोग्राफ नहीं है। इनफैक्ट एक बेटी के लिए ये किसी खजाने से, किसी ट्रेजर से कम नहीं है। बात हो रही है एक बेटी की, तो जाहिर है मदर की बात भी जरूर होगी। तो ये डॉटर और मदर के बारे में जल्दी से बात करते हैं। क्या है ये फोटोग्राफ, किसकी है ये फोटोग्राफ, वो देखते हैं। लेकिन उसके पहले जानेंगे जिसने इस फोटोग्राफ पोएम को लिखा है। और उससे भी पहले एक और जरूरी काम करेंगे, जो कि क्या है। वेल, यू गेस्ड इट राइट। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, इस पोएम को लिखा है शर्ली टुलसॉ ने, और इनका पूरा नाम है कैथलीन शर्ली टुलसॉ। इनका जन्म हुआ था 28 मई 1924 और इनकी डेथ हुई थी 23 सितंबर 2018 में। ये सिर्फ एक पोएट नहीं थी, इनफैक्ट ये एक जर्नलिस्ट भी थी, लोकल पॉलिटिशियन भी थी। आगे चल के ये अपने ही जैसे और भी बहुत सारे पोएट्स के साथ मिलती हैं, और इन सभी पोएट्स ने एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया। और इस इनफॉर्मल ग्रुप का नाम क्या रखा? द ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर इन्होंने काफी सारे डिस्कशंस करे लिटरेचर को लेके, और उसी डिस्कशन के बाद इन्होंने और भी बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स भी किए थे। ठीक है, अब हम जानते हैं इस पोएम के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़े, थोड़ा सा ब्रीफ कर देना आपको जरूरी है। देखिए, ये जो पोएम है ये 3 टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड है। 3 टाइम जोन्स। अब ये 3 टाइम जोन्स किस तरीके से हैं? जो सबसे पहला टाइम जोन है, वो किसके बारे में? इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं, आपको क्लियरली दिखाई देगा फिर, ठीक है ना। चलिए, और ब्लैक कर देते हैं। राइट, परफेक्ट है ना ये? हाँ, चलो ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 3 टाइम जोन है, उसमें जो सबसे पहला टाइम जोन है वो क्या बताता है? चाइल्डहुड ऑफ मदर, यानी जो माँ है उनका बचपन, कि बचपन में मदर जो है वो कैसी थी और उनका जो बचपन है वो कैसा था। उसके बाद जो दूसरा टाइम पीरियड है, या जो दूसरा टाइम जोन है, उसके बारे में बात होती है जब मदर और डॉटर दोनों साथ थे। व्हेन mother and daughter, when they both were together, और उसके बाद जो तीसरा टाइम पीरियड है ना, वो बात करता है when mother was dead, अब ऐसा नहीं है, ये जो फॉर्म है ना, वो 3 स्टैंजास के अंदर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट टाइम पीरियड की बात हो रही है, या सेकंड स्टैंजा में सेकंड टाइम पीरियड की, या थर्ड स्टैंजा में थर्ड टाइम पीरियड की बात हो रही हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। ये जो तीनों टाइम जोन्स है ना, उन तीनों के बारे में इस पूरे स्टैंजा में कभी फर्स्ट स्टैंजा में सेकंड टाइम जोन आ जाता है, कभी थर्ड टाइम जोन आ जाता है। तो ऐसा मिलजुल कर पूरी पोएम के अंदर ही तीनों टाइम जोन्स की एक साथ बात होती है। ठीक है, इनफैक्ट कुछ इंस्टेंसेस तो ऐसे भी हैं जहां एक सेंटेंस के अंदर तीनों टाइम जोन्स की बात एक साथ हो रही होती है। ठीक है, लेकिन इन तीनों टाइम जोन्स का एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? वो कॉमन फैक्टर है फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ है ना, ये फोटोग्राफ इन तीनों टाइम जोन्स के बारे में एक साथ बात करती है। अब वो किस तरीके से बात करती है और किस तरीके से वो इस पोएम के अंदर दिखाया गया है, रिफ्लेक्ट किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो बेटी है एक फोटोग्राफ को देख रही होती है, और ये फोटोग्राफ किसकी है? इसके मदर की, बचपन की। और इस फोटोग्राफ को देखकर ये बेटी अपनी मदर को याद कर रही है। और याद क्यों कर रही है? क्योंकि इसकी मदर की डेथ हो चुकी है। मदर इज नॉट अलाइव, राइट। तो याद क्या कर रही है कि जब मेरी मम्मी जिंदा थी, तो तब वो इस फोटोग्राफ को जब देखती थी तब कितना खुश होती थी। क्या बताया मैंने? फोटोग्राफ किसकी है? मदर के बचपन की। यानी जब मेरी मम्मी अपने ही बचपन की फोटोग्राफ को देखा करती थी तो कितनी खुश हुआ करती थी। तो क्या इस एक बात में तीनों टाइम जोन्स आ गए हैं? एक टाइम जोन तो है जब मदर की डेथ हो चुकी है और बेटी अपनी मम्मी को याद कर रही है,
और याद क्या चीज कर रही है कि मम्मी अपने बचपन की फोटोग्राफ को देखकर कितना खुश होती थी। और तीसरा टाइम जोन क्या है, मम्मी के बचपन का। ठीक है, इसको और अच्छे से डिटेल में जानेंगे, स्टैंजा वाइज लाइन बाय लाइन अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेकिन ये छोटी सी ब्रीफिंग देने के बाद आपको इस पोएम को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो चलो आगे बढ़ते हैं और स्टैंजा वाइज इस पोएम को समझते हैं। ये है इस फर्स्ट स्टैंजा का फर्स्ट हाफ। ठीक है, क्या लिखा है? The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. अब बेसिकली इन लाइंस के अंदर क्या बताया जा रहा है, ये जो फोटोग्राफ है ना, उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि ये फोटोग्राफ किन किन लोगों की है और वो लोग कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड का मीनिंग देखते हैं। बेटा, कार्डबोर्ड का मतलब है यहाँ पर फोटोग्राफ। नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि मैम कार्डबोर्ड का मतलब फोटोग्राफ कैसे हो सकता है, कार्डबोर्ड का मतलब तो गत्ता होता है, तो फिर फोटोग्राफ क्यों? वेल बेटा, ये बात हो रही है पहले के टाइम की, अभी की नहीं है। आजकल तो क्या होता है, मोबाइल निकाला और फोटोग्राफ क्लिक करी और हो गया। ठीक है, तो जितना डिजिटलाइजेशन अभी है पहले नहीं था। पहले के जो फोटो एल्बम्स अगर आप देखो तो उसमें प्लास्टिक लीव्स हुआ करती थी जिसके अंदर फोटोज डाल दी जाती थी। ठीक है, और अगर और पुरानी फोटो एल्बम्स की हम बात करें तो उनके अंदर प्लास्टिक लीव्स नहीं होती थी, इनफैक्ट पेपर शीट्स होती थी जो काफी थिक होती थी, बिल्कुल कार्डबोर्ड जैसी, गत्ते जैसी। इन थिक पेपर शीट्स के ऊपर ही फोटोग्राफ्स को पेस्ट किया जाता था और बटर पेपर से दो शीट्स को या दो फोटोग्राफ्स को सेपरेट किया जाता था ताकि मॉइस्चर की वजह से वो फोटोग्राफ खराब ना हो जाए। राइट, तो यहाँ पर कार्डबोर्ड का मतलब इसीलिए फोटोग्राफ है। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फोटोग्राफ है, दिस फोटोग्राफ शोज मी व्हाट। अब आगे बताते हैं कि इस फोटोग्राफ के अंदर क्या है भाई। इट शोज मी व्हाट, when the two girl cousins went paddling. paddling का मतलब क्या होता है? walking. paddling का मतलब है walking. when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. तो क्या पता चल रहा है हमें कि इस फोटोग्राफ, ये किस किस की फोटोग्राफ है? ये फोटोग्राफ है इस पोएट के मदर के बचपन की। और उस टाइम पे जब ये फोटोग्राफ ली गई, उस टाइम पे मदर की एज क्या थी? शी वॉज अबाउट 12 years old. ठीक है, वो करीब 12 साल की थी। इस फोटोग्राफ में उनकी मम्मी के अलावा मम्मी की दो कजन्स भी हैं, टू गर्ल कजन्स। और वो कजन्स किस तरीके से खड़ी हैं? एक खड़ी है मम्मी के राइट साइड में, एक खड़ी मम्मी के लेफ्ट साइड में, यानी मम्मी जो है वो सेंटर में खड़ी हुई है। और ये दोनों ही कजन से बड़ी हैं। ये मम्मी जो है अपनी दोनों ही कजन से एज में और हाइट में बड़ी हैं, इसीलिए सेंटर में खड़ी हैं। और इन दोनों ही जूनियर कजन्स ने मेरी मम्मी का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी लवली पिक्चर ऑफ माय मदर एंड हर टू गर्ल कजन्स। ठीक है, आया है समझ में? अब यहाँ बेटा मैंने इस साइड में इसका ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। मैं एक बार स्क्रीन से बाहर चली जाती हूँ ताकि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टैंजा के सेकंड हाफ पर। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. ये जो 4 लाइन्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन लाइन्स के अंदर इस फोटोग्राफ को और फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? ये जो तीनों की तीनों कजन्स है ना, गर्ल कजन्स, ये एकदम स्टिल खड़ी हैं। स्टिल का मतलब बेटा यहाँ पर है नो मूवमेंट। भाई थोड़ा सा भी अगर हिलेंगी डुलेंगी और अगर मूवमेंट करेंगी तो क्या होगा? फोटोग्राफ जो है वो ब्लर आएगी। एंड दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर। ये थ्रू देयर हेयर का क्या मतलब हुआ? कि बहुत अच्छी हवा चल रही है, उनके चेहरे पे भी जो उनकी जुल्फे हैं वो आ रही हैं। एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर स्माइलिंग एंड दे आर लुकिंग लवली, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और ये फोटोग्राफ क्लिक कौन कर रहा है? मदर के अंकल जो है वही ये फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, सो ये पिक्चर है, ये फोटोग्राफ है कि जो मम्मी है वो एकदम सेंटर में खड़ी है और मम्मी की दोनों यंगर कजन्स जो हैं, एक मम्मी के राइट साइड में खड़ी है, दूसरी लेफ्ट साइड में खड़ी हुई है और एकदम बिना हिले डुले वो एक पोजीशन में खड़े हुए हैं ताकि बहुत अच्छे से फोटोग्राफ आए। और ये फोटोग्राफ कौन ले रहे हैं? उनके अंकल ले रहे हैं। आगे, अ स्वीट फेस माय मदर्स। अब यहाँ पर क्या बता रही है पोएट? अपनी मम्मी के बारे में बता रही है दैट व्हेन माय मदर वाज 12 years old, उनका चेहरा
कितना प्यारा था, शी वॉज लुकिंग सो स्वीट एंड सो लवली। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब ये जो सेंटेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब देखिए यहाँ पर रीडर्स को, आपको, मुझे, हम सबको ऑलरेडी पता है कि इस फोटोग्राफ में मदर की एज सिर्फ 12 साल की है, यानी जो मदर है वो ऑलरेडी एक बच्ची ही है, शी इज अ चाइल्ड। लेकिन फिर भी हमारी जो पोएटेस है शर्ली टुल्सो, उनको ये सेंटेंस स्पेशली लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि ये वाली फोटोग्राफ जो है ना, ये तब की फोटोग्राफ है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि हाँ इतनी छोटी बच्ची है, ऑब्वियसली पोएटेस का जन्म अभी तक नहीं ही हुआ होगा क्योंकि उनकी मदर खुद अभी सिर्फ 12 साल की है। क्यों ये स्पेशली यहाँ पर लिखा गया फिर भी, इसीलिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस के अंदर बेसिकली दो टाइम फेजेस के बारे में बात की गई है और मदर के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बेटा बदलाव, कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है अ स्वीट फेस, तो स्वीट फेस क्या दिखा रहा है, दैट माय मदर वाज अ चाइल्ड, तो उनका जो चाइल्डहुड है, ठीक है, तो चाइल्डहुड जो है या जो बचपन होता है वो क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, यूथफुल, बहुत यूथफुल होता है एंड innocent, है ना, that she was so innocent since she was a child, she was innocent and she was very youthful, और उनका बहुत ही प्यारा सा और स्वीट सा चेहरा था। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी अब ब्यूटीफुल नहीं रही या मेरी मम्मी अब बहुत दुखी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द थिंग इज नाउ माई मदर इज नॉट अ चाइल्ड एनीमोर, उनका जो चाइल्डहुड है वो बीत चुका है एंड नाउ शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वुमन, ठीक है, बिकॉज आई एम बॉर्न। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि पहले मेरी मदर जो है व्हेन शी वाज अ चाइल्ड शी हैड अ स्वीट फेस, मींस शी वाज सो इनोसेंट, सो यूथफुल एंड शी इज लुकिंग सच अ बेबी इन दिस फोटोग्राफ, बट व्हेन आई वाज बोर्न शी वाज अ वुमन देन। तो एक इंसान का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसकी बचपन से लेकर बड़े होने तक का ये जो बदलाव उसके अंदर आया है, वो इसके अंदर इस सेंटेंस यही मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये मीनिंग रिफ्लेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट। अब ये जो फोटोग्राफ है वो कहाँ ली गई है, एक बीच पर ली गई है। तो यहाँ पर ये सारे लोग जो हैं, अंकल और ये तीनों सिस्टर्स जो हैं, जो कजिन्स हैं, ये सब लोग घूमने के लिए कहाँ गए हैं, बीच पर गए हैं। तो इट्स अ बीच हॉलीडे, और वहीं पर ही ये लोग वॉक कर रहे थे। वर्ड आया था पैडलिंग, तो वो वॉक कर रहे थे और वहां पर ही अंकल ने इन तीनों सिस्टर्स की एक बहुत ही सुंदर सी फोटोग्राफ ली एंड ऑल थ्री ऑफ देम वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, एकदम स्टिल खड़े हुए थे। नाउ इस फोटोग्राफ के अंदर जो सी है, ये जो समंदर है ना, आज भी जब हम उस समंदर को देखने जाएंगे तो उस समंदर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, इट हैज चेंज्ड लेस, उसमें इतना ज्यादा बदलाव नहीं है, वो अभी भी वैसा सा ही लगता है। लेकिन मदर के अंदर एक चेंज आ चुका है, और वो चेंज क्या है कि वो मदर बन चुकी है इस मोमेंट तक, बिकॉज इन दिस फोटोग्राफ माय मदर इज अ चाइल्ड बट देन शी बिकम्स अ मदर। तो ये उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये उनके अंदर एक चेंज आया, बदलाव आया। तो इंसानों में बदलाव आता है लेकिन समंदर में कोई बदलाव आया नहीं। यहाँ जो समंदर है बेटा वो नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। समंदर जो है, ये जो सी है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, नेचर। तो नेचर जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, इंसानों में बदलाव आता है, ठीक है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब ये टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का क्या मतलब होता है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है बेटा टेम्पररी, फीट का मतलब क्या है, पैर। तो जब बीच पर ये लोग चल रहे हैं, उनके जो पैरों के जो इंप्रेशन पड़ रहे हैं जमीन पर, जो बीच की रेत होती है, उस रेत पर इन तीनों ही सिस्टर्स के पैर के जो निशान हैं, जब समंदर की लहर आती है तो वो पैरों के निशान साफ हो जाते हैं। तो समंदर में क्या पावर है, हमारे ही पैरों के निशान को साफ कर देने की एक ताकत है कि नहीं। अगर हम उसको एक लार्जर स्केल पर सोचें, सी को हम नेचर समझें और जो इंसान है उसको मॉर्टल, तो जो नेचर है वो परमानेंट है, ठीक है, नेचर जो है या सी जो है वो परमानेंट है। लेकिन इंसान जो है या उसके जो फीट है, जो फीट का जो इंप्रेशन है, वो परमानेंट नहीं है, वो मॉर्टल है। यानी जिसने आज जन्म लिया है वो कल को बड़ा होगा, बुजुर्ग भी होगा, और एक टाइम आएगा जब वो नहीं रहेगा, मर जाएगा। लेकिन समंदर था, है, रहेगा।
तो नेचर की स्ट्रेंथ, नेचर की पावर को यहाँ बताया गया है और इंसान की कमजोरी को यहाँ बताया गया है कि इंसानों में बदलाव भी आते हैं। जैसे मदर में बदलाव आया कि पहले छोटी बच्ची थी, फिर बड़ी हुई और मदर बनी, ये जो बदलाव आया। सी लेकिन वैसा का वैसा है, तो पहले ये बदलाव की बात करी है और उसके बाद ये सी, ये जो समंदर है आज भी वैसा का वैसा है। लेकिन क्या मेरी मदर वैसी की वैसी है? नहीं, क्योंकि मदर अब जिंदा नहीं है। तो इंसानों में समय के साथ बदलाव भी आते हैं और धीरे धीरे वो बूढ़े होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वो जिंदा नहीं रहते हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि इसका पूरे स्टेंजा का मीनिंग जो है, कितना डीप मीनिंग है इसका, कि कहाँ नेचर की परमानेंस और ह्यूमंस की मॉर्टैलिटी। यानी मॉर्टल का मतलब क्या होता है? जो मर जाए या मर सकता हो, ठीक है। तो मॉर्टल एंड इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब जो अमर रहे, जो कभी ना मरे। तो नेचर की पावर, नेचर की इमॉर्टैलिटी एंड ह्यूमंस का मॉर्टल, ये नेचर यहाँ पर आपके सामने रिफ्लेक्ट किया गया है कि समय के साथ इंसानों में परिवर्तन आता है, नेचर में नहीं। तो देखिए, इट सजेस्ट द impermanence of human existence compared to the eternal sea। और यहां अगर मैं इस इटर्नल सी को नेचर लिख दूं तो क्या वो गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। राइट स्टूडेंट्स, क्या ये अच्छे से समझ में आया? आई एम श्योर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वापस से थोड़ा एक ब्रीफ सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस फोटोग्राफ के अंदर जो मदर की फोटोग्राफ है ना, तो यहाँ पर वो सिर्फ 12 साल की है, तो उनके चेहरे पर वो जो होता है ना, गालों में बेबी फैट होता है और बच्चे बहुत ही क्यूट से लग रहे होते हैं। तो इस पोएट्स को भी अपनी मदर जो है बहुत क्यूट लग रही है कि देखो मेरी मदर जब 12 साल की थी तो वो कितनी प्यारी दिखती थी, कितनी अच्छी दिखती थी। और फिर मेरा जब जन्म हुआ तब मेरी मदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था, तब वो बच्ची नहीं रही थी, तब वो वुमन हो चुकी थी। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ और समय के बाद वो और बूढ़ी हो गई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। राइट? लेकिन जो फोटोग्राफ में जो सी नजर आ रहा है, जो समंदर नजर आ रहा है, वो तब भी वैसा ही था और बाद में भी वैसा ही रहा और आज भी वैसा का वैसा ही है। तो इंसान धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते होते एक समय आता है जब मर जाता है, लेकिन नेचर वही की वही टिकी रहती है, परमानेंट रहती है और इसीलिए नेचर पावरफुल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ये एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड में हो जाती हूँ। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेंजा की तरफ, जिसके अंदर बात हो रही है 20-30 साल बाद की। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. Snapshot क्या है बेटा? फोटोग्राफ ही है। See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. अब ये बीच हॉलीडे पर गए थे ना, इस फोटोग्राफ के अंदर हमने बता दी, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना ये। तो ये फोटोग्राफ मतलब मम्मी कितने साल की है इसमें? 12 साल की है। और अब इसके 20-30 साल बाद, यानी आज के दिन जब ये मम्मी इस फोटोग्राफ को देख रही है, तो मदर की एज कितनी है? या तो 32 या 42, ठीक है। तो मम्मी जब 32-42 ईयर्स की है और वापस अपनी इस बचपन की फोटोग्राफ को देख रही है, तो देखकर बड़ी ही खुश हो रही है, काफी खुश हो रही है। और क्या कह रही है? अरे देखो बेटी और डॉली, अरे देखो किस तरीके से हमें तैयार किया है, क्या पहनाया था हमको उस बीच हॉलीडे के लिए। हम हमारी पुरानी फोटोग्राफ जब देखते हैं ना, और जब हमारा बस नहीं चल रहा होता है कि हमें किस तरीके के ड्रेसेस पहनने हैं या किस तरीके का हेयर स्टाइल करना है, हमारे पेरेंट्स ही हमें तैयार करके ले जाते हैं ना। लेकिन बाद में जब हम हमारी उन फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो कई बार बड़े एम्बैरस होते हैं, कई बार खुद ही हम अपनी हंसी उड़ाने लग जाते हैं कि अरे ये मम्मी ने क्या कपड़े पहनाए है, ये पापा ने क्या ड्रेस या क्या जूते खरीद कर लाए हमारे लिए, ये सर पे कैसी चोटी बनाई है। राइट? तो बहुत सारे इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं जो फनी भी होते हैं, मतलब जो फोटोग्राफ्स होती है उनकी मैं बात कर रही हूँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि आपकी जो बहुत बचपन की जो फोटोग्राफ है, खास तौर से ऐसा ना लड़कों के साथ होता है कि जब वो बहुत छोटे होते हैं ना, तो उनकी मदर्स ना उनको बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक्स पहना के वो फोटोग्राफ क्लिक करती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। तो आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, या आप लोगों की भी ऐसी कोई फनी फोटोग्राफ है जिसे आप आज भी देखकर बहुत ही खुद ही हंसने लग जाते हो कि देखो मैं इसमें कैसी लग रही हूँ, देखो मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ? अगर है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा बेटा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20-30 साल बाद जब मम्मी फिर से अपनी उस फोटोग्राफ को देख रही होती है, तो बहुत खुश हो रही होती है और कहती है, अरे देखो बेटी और डॉली कैसे लग रही है, ये लोग हमें किस तरीके से तैयार किया है। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और उस बीच हॉलीडे के लिए देखो, हमें बीच पर जाने के लिए हमें किस तरीके से ड्रेस किया है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। जो ये सी हॉलीडे था ना, वो किसका पास्ट है? मदर्स पास्ट।
ठीक है, मम्मी का पास्ट है यानी उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज है, मम्मी की चाइल्डहुड मेमोरीज है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि यहाँ पर जब मम्मी 32 या 42 ईयर्स की होगी, तब मम्मी की ये जो बेटी है, ये जो डॉटर है, कौन, हमारी पोएटेस, उसका बचपन होगा। यानी ये वो फेज है जहां पर मम्मी और बेटी दोनों जिंदा हैं और साथ साथ हैं। और जो बेटी है वो अपनी मदर को ये फोटोग्राफ देखते हुए विटनेस कर रही है कि देखो मेरी मम्मी अपने बचपन की फोटोग्राफ को देखकर कितना खुश हो रही है, राइट। तो ये जो मदर है, सी हॉलीडे मदर का पास्ट है, और इस बेटी का पास्ट क्या है, माइन इज हर लाफ्टर। ये माइन कौन है यहाँ बेटा, डॉटर है, डॉटर है। कि जब मैं छोटी थी ना, डॉटर कह रही है कि मैं जब छोटी थी ना तो मैं अपनी मम्मी को देखा करती थी, और मम्मी क्या क्या करती थी उस टाइम पे, अपने बचपन की फोटोग्राफ को देखकर बड़ी खुश हुआ करती थी। तो यहाँ पर मम्मी की और बेटी की अपनी अपनी यादें हैं, अपनी अपनी मेमोरीज हैं। और वो मेमोरीज क्या है, मदर की मेमोरी क्या है, जब वो बीच हॉलीडे पे, सी हॉलीडे पर गए थे अपनी कजिन्स के साथ, ये है मम्मी की मेमोरीज। और इस डॉटर की मेमोरीज क्या है कि मदर अपनी बचपन की फोटोग्राफ को देखकर कितना खुश हुआ करती थी। यानी देखा जाए तो मम्मी की मेमोरीज भी काफी हैप्पी मेमोरीज है, और डॉटर की मेमोरीज भी बहुत ही हैप्पी मेमोरीज है। कोई पेन या कोई दुख नहीं है इनकी मेमोरीज में, अच्छा बचपन बीता हुआ है दोनों का ही, मदर का भी अच्छा बचपन बीता है और डॉटर का भी अच्छा बचपन बीता है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राय का मतलब क्या होता है बेटा, राय का मतलब होता है एक तरीके से सेल्फ मॉकिंग स्माइल जो होती है ना, कि खुद पर ही थोड़ा सा हंसी उड़ा देना, लाचारी सी, बेचारगी सी, खुद ही पर आना और खुद ही पर फिर बाद में एक हंसी सी उड़ा देना खुद ही पर, ये होता है मीनिंग राय का। ठीक है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब ये लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब बेसिकली ये है, लेबर्ड ईज का मतलब क्या है, लेबर्ड ईज का मतलब ये है कि ये जो मेमोरीज है ना, मदर की मेमोरी और डॉटर की मेमोरी, दोनों ही बहुत ही हैप्पी मेमोरीज हैं, बट एट द सेम टाइम बोथ ऑफ देम आर सैड व्हेन दे आर रिमेम्बरिंग द पास्ट। क्यों, क्योंकि मदर जब खुश हो रही होती है कि देखो यार कितना प्यारा फोटोग्राफ आया हमारा जब हम बीच हॉलीडे पर गए थे, but at the same time she is feeling sad. Why? Because she has lost her childhood. क्योंकि उसने अपना ये बचपन जो है, वो बचपन क्या अब लौट कर वापस आ सकता है, ये एक ऐसी एज होती है जो चली जाती है, चली जाती है। इनफैक्ट सिर्फ चाइल्डहुड ही नहीं, कोई भी एज हो, एक बार चली गई तो चली गई, वापस नहीं आ सकती। लेकिन खास तौर से बचपन क्यों मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि बचपन की एक जो नादानी होती है, जो मासूमियत होती है ना, और आपसे कोई गलती भी हो जाए तब भी आपको बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जाता, बल्कि आपकी शरारतें जो है ना, उससे आप और ज्यादा क्यूट लगते हो कि अरे कितना क्यूट है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वो जो एक टाइम होता है ना, वो चला गया यार, अब वापस नहीं आएगा। दिस मदर इज हैप्पी, बट एट द सेम टाइम शी इज वेरी सैड। ठीक है, वहीं जब डॉटर अपने पास्ट को याद कर रही होती है, तो पास्ट में क्या याद आता है कि यार मम्मी कितनी खुश थी, यार मम्मी कितनी खुश थी, अपनी फोटोग्राफ को देखकर कितना खुश होती थी। And at the same time she is very sad. Why? Because in the same moment she is realizing that she has lost her mother. उन्होंने अपनी मदर को खो दिया है और वो मदर कभी वापस नहीं आएगी। तो अपनी अपनी यादों में मम्मी और बेटी अपनी अपनी अपना अपना पास्ट जब याद कर रही होती हैं, तो अपने अपने पास्ट में दोनों बहुत ही खुश होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब वो अच्छा पास्ट याद कर रही होती हैं, एट द सेम मोमेंट वो दुखी हो जाती हैं दोनों, क्योंकि उन्होंने अपनी वो पास्ट मेमोरीज जिस चीज से रिलेटेड थी, वो चीज खो दी है। मदर का चाइल्डहुड हमेशा के लिए जा चुका है, वो कभी लौट कर नहीं आएगा, और डॉटर के लिए वो जो मदर है वो हमेशा के लिए जा चुकी है, लौट कर वापस कभी नहीं आएगी। ठीक है, ये पूरा अच्छे से, वैसे तो यहाँ पर भी ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना लेबर इसका मतलब, ये मैं और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी, पूरा अच्छे से लिख दूंगी। अभी क्या मैं बहुत ज्यादा लिखने लग जाऊंगी तो वीडियो ना बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाती है, तो ये सारे मैं यहाँ पर नोट्स बना दूंगी, उसका पीडीएफ बना के बेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वहां पर सेंड कर दूंगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम, तो डेफिनेटली आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्लास 11 के नाम से है वो। ठीक है, आ गया ये समझ में, आगे बढ़े। चलो ये आ गया हमारा लास्ट स्टैंजा। यहाँ क्या होता है,
नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। इसका क्या मतलब है? उस फोटोग्राफ में एज दैट गर्ल लिव्ड, ये कौन सी गर्ल है भाई? ये गर्ल है फोटोग्राफ वाली, द गर्ल इन द फोटोग्राफ। ठीक है, एंड हाउ ओल्ड शी वॉज, कितने साल की है वो उसके अंदर? अराउंड 12 years, है ना, करीब 12 साल की है वो। मेरी मदर को मरे हुए उतना ही समय हो चुका है जितना समय, जितने एज की मेरी मदर इस फोटोग्राफ के अंदर है, यानी मेरी मदर की डेथ हुए हुए भी करीब 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, एंड दिस इज द मोमेंट व्हेन आई डोंट फील लाइक टॉकिंग। मतलब एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस मतलब ये एक ऐसे सर्कमस्टांसेस है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मैं बोलना नहीं चाहती कुछ भी। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा है। क्यों? कुछ भी क्यों नहीं रहा है? क्या होता है बेटा, जब हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं ना, तो हमारा बोलने का मन नहीं करता, हम नहीं चाहते कि हम कुछ भी बोले, अपने आप हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी हैप्पी, एक्साइटेड या किसी भी चीज को लेकर पॉजिटिव फील नहीं कर रहे होते उस टाइम पे। तो हम एकदम चुप बैठ जाते हैं कई बार एक कोने में, और एकदम शांति के साथ बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। वी डोंट फील लाइक टॉकिंग, है ना। यहाँ पर पोएट के साथ यही हो रहा है कि शी इज नॉट फीलिंग लाइक सेइंग एनीथिंग, शी इज नॉट फीलिंग लाइक कि किसी से वो बात करे। और शायद इसीलिए उसने ये पोम लिखी, ताकि इस पोम के थ्रू हमें एक डॉटर की जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, जब एक बेटी अपनी मदर को खो दे तब उसकी क्या सिचुएशन रही होगी, या तब वो अपनी मदर को किस किस तरीके से याद करती है, वो सारे इमोशंस, वो सारी बातें उसने इस पोम के थ्रू हमारे साथ शेयर की है। ठीक है, सो शी इज नॉट फीलिंग लाइक टॉकिंग टू एनीवन, सो शी हैज एक्सप्रेस्ड हर इमोशंस ऑन द पेपर। ठीक, इफ साइलेंस silences, amazing sentence, amazing line and beautiful words. It's silence silences. यहां पर ये जो फर्स्ट साइलेंस है ना बेटा, ये जो फर्स्ट साइलेंस है, इसका मतलब क्या है? इस फर्स्ट साइलेंस का मतलब है डेथ। इसका मतलब है डेथ। ये एक पोएटिक डिवाइस भी है यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ डेथ इस तरीके से काम कर रही है एज इफ सम ह्यूमन बीइंग, कि इट्स डेथ। किसकी डेथ? मदर्स डेथ। एंड मदर्स डेथ हैज साइलेंस्ड मी। मेरी मदर की जो डेथ हो चुकी है उसकी वजह से मैं एकदम चुप हो गई हूँ, एकदम चुप्पी छा गई है, क्योंकि मेरे को बोलने का कुछ मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक ऐसा दुख है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। इस दुख का कोई इलाज नहीं है। हो सकता है कि समय के साथ मुझे इस दुख की आदत पड़ जाए, क्योंकि मैं इसके हैबिचुअल हो जाऊंगी समय के साथ, लेकिन दुख तो रहेगा ही ना। ये दुख खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा, सिर्फ समय के साथ इसकी मुझे आदत पड़ जाएगी। लेकिन आज की रियलिटी ये है that I am very silent because my mother's death has silenced me. तो जो फर्स्ट साइलेंस है इसका मतलब क्या है? डेथ। और जो सेकंड साइलेंस है उसका मतलब तो साइलेंस ही है, कि चुप। ठीक है, शांत, कि मेरी मदर की डेथ ने मुझे साइलेंट कर दिया है, शांत कर दिया है। ठीक है, तो ये है बेटा ये लास्ट स्टेंजा का मीनिंग। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट रह गया होगा तो आप पूछ ही लेंगे कमेंट करके। लेकिन उसके अलावा बेटा एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत ही प्यारी, बहुत ही इमोशनल, फुल ऑफ सेंटिमेंट्स ये पोएम है, एंड आई एम श्योर आपको पसंद भी आई होगी। बाकी कैसा लगा एक्सप्लेनेशन मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और इसके अलावा इस वाले स्टेंजा का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम इस पोएम की थीम और राइम स्कीम दोनों को समझ लेते हैं। पहले थीम देखते हैं। इस पोएम के अंदर मदर एंड डॉटर दोनों ही अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रही होती हैं, और वो जो चीज उनकी लाइफ से जा चुकी है और जिस चीज को वो मिस कर रही हैं उसके बारे में ये पोएम है। ठीक है, इट इज ऑल फुल ऑफ इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। तो मदर के केस के अंदर क्या है, उनका नॉस्टैल्जिया क्या है बेटा? नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है आपकी जो पुरानी यादें होती है ना, जिन्हें आप फिर से जीते हो, वो होती है नॉस्टैल्जिया। कि अरे याद है तब हम वहां घूमने गए थे, शिमला में घूमने गए थे, ध्यान है? फिर हमने वहां पर ऐसे एक किनारे, रोड पर एक किनारे बैठ के हमने चाय पी थी और शानदार पकौड़े खाए थे, याद है? पुरानी बातें इस तरह से याद करना, फिर से उन्हें डिस्कस करना या दिमाग में सोचना, ये नॉस्टैल्जिया कहलाता है। ठीक है, मदर भी क्या नॉस्टैल्जिक हो रही है? हाँ। डॉटर भी क्या नॉस्टैल्जिक हो रही है? हाँ।
तो इसलिए नॉस्टैल्जिया। इसके अलावा अपनी पास्ट मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं दोनों के दोनों ही, तो इसलिए मेमोरीज। वाई लॉस, क्योंकि मदर को भी वो कौन सी चीज मिस कर रही है, अपना चाइल्डहुड, क्योंकि वो चाइल्डहुड अब बीत चुका है, वापस थोड़ी आएगा। सो इन मदर्स केस व्हाट्स द लॉस, हर चाइल्डहुड। इन डॉटर्स केस व्हाट्स द लॉस, हर मदर, क्योंकि मदर जा चुकी है और वो अपनी मदर को मिस कर रही है। तो मदर और डॉटर का अपना अपना एक लॉस है जिसको वो मिस कर रही है। देखा जाए तो डॉटर है, उसका चाइल्डहुड भी तो जा चुका है ना, लेकिन वो अपने चाइल्डहुड को मिस नहीं कर रही है, वो किस चीज को मिस कर रही है, अपनी मदर को। ठीक है, चलिए। द पैसेज ऑफ टाइम, दिस इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा बदलाव आना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किस किस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, या समय की जिस तरह से चलती है, उस गति के हिसाब से बहुत बदलाव आते हैं एक इंसान में, लेकिन जो नेचर है वो परमानेंट रहता है। ये हमने टेरिबली ट्रांजिएंट फीट से अच्छे से समझ लिया है, राइट। तो ये वही है कि द पैसेज ऑफ टाइम, कि समय के आगे इंसानों की तो एटलीस्ट कुछ नहीं चल सकती, राइट। So the poet recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old or so, and she has been deceased 12 years ago and she cannot explain her grief on her mother's loss. यहां पर ये जो she है ना बेटा, वो मदर है, ठीक है। मदर हैज बीन डिसीज्ड 12 years ago and she, ये वाला she जो है वो है डॉटर। ये मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है कंफ्यूज हो जाए आप। तो ये वाली जो शी है वो डॉटर है, एंड डॉटर कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस, कि अपनी मदर को खो देने का जो दुख उसे है वो बस एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई ओनली शी वाज सो साइलेंट। ठीक है, तो ये है इस फॉर्म की थीम। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं राइम स्कीम पर। तो देखो, अच्छा ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर कोई राइम स्कीम है ही नहीं, इसीलिए ये एक फ्री वर्स है। जिस फॉर्म में राइम स्कीम नहीं होती उसे फ्री वर्स कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस का मतलब ये होता है बेटा कि चाहे कोई राइटर हो या पोएट हो या आपके मेरे जैसे ऑर्डिनरी लोग हो, कोई भी हो, जब वो अपनी बात को और भी गहरा मीनिंग, डीपर मीनिंग या एक स्ट्रॉन्गर मीनिंग देने के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल करता है या जिन तरीकों का इस्तेमाल करता है, उन्हें ही पोएटिक डिवाइसेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सनी देओल का एक बहुत शानदार डायलॉग है कि ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। ये है। अब यहाँ पर कहना मतलब क्या है इस चीज का, कि भाई मैं तुझे एक पंच मारूंगा ना तो तू मर जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ताकत है मेरे अंदर, है ना। लेकिन ये बात सनी देओल आराम से भी तो कह सकते थे कि देखो मुझसे पंगा मत लो, मैं तुम्हें जोरदार पंच मारूंगा और तुम उससे मर जाओगे। लेकिन क्या इसके अंदर कोई आनंद आया सुनने में? क्या इसके अंदर ऑडियंस एकदम हूटिंग करने लग जाएगी क्या हॉल में? नहीं, हूटिंग तो ये 2.5 किलो का हाथ इसी डायलॉग पे होती है। तो यानी यहाँ पर मीनिंग देखा जाए वही है, लेकिन जिस तरीके से और जितनी स्ट्रेंथ के साथ उसे पेश किया जाता है और जितना और डीपर और स्ट्रॉन्गर मीनिंग उस बात को दिया जाता है, उसी के लिए पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस फॉर्म में यूज हुई है वो है अलिट्रेशन। देखो, एक फॉर्म के अंदर बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज होती हैं। इस फॉर्म के अंदर हम 5 पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि छठी पोएटिक डिवाइस होगी ही नहीं, बिल्कुल हो सकती है, उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन मैं उन पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर रही हूँ जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहली है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन वो पोएटिक डिवाइस होती है बेटा, वैसे मैंने पोएटिक डिवाइसेस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उनके लिंक्स भी मैं शेयर कर दूंगी, यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आप देख लेना, आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। लेकिन बाकी ऑलिट्रेशन क्या होता है? ऑलिट्रेशन होता है कि एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, उन सभी वर्ड्स का पहला लेटर आपको देखना है। ठीक है, पहला लेटर देखना है, फिर देखना है उन सभी पहले लेटर का साउंड क्या है। और जब आप देखो कि जहां जहां सेम साउंड रिपीट हो रहा हो, वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड जब रिपीट हो रहा हो, उसे ही ऑलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे 5th लाइन में लिखा है स्टूड स्टिल, तो स साउंड रिपीट हो रहा है क्या? ठीक है, ये स कहीं और नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में ही आ रहा है एकदम। ठीक है, या तो फर्स्ट लेटर होना चाहिए बेटा या इनिशियल लेटर्स होना चाहिए। जैसे स्टूड स्टैंड भी हो सकता था, या स्टूड स्टिल, तो इनिशियल लेटर्स हो गए ना, ये ST तो इनिशियल लेटर्स, सिर्फ फर्स्ट लेटर नहीं है, शुरुआत के 2 हैं तो इनिशियल लेटर्स भी हो सकता है ना। अब ये तो बैक टू बैक आ रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि अगर इन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई और वर्ड आ जाएगा तो उस केस में ऑलिट्रेशन नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है वो ये है कि दे आर सपोज टू बी द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। नेक्स्ट टू ईच अदर होने की जरूरत नहीं है कि आगे पीछे होना चाहिए या साथ साथ होना चाहिए। दे आर क्लोज टू ईच अदर। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में पहला वर्ड और लास्ट वर्ड अगर आ रहा है और 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में तो भी ऑलिट्रेशन कहलाएगा, नहीं, तब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लाइन 5 जो है उसमें है स्टूड स्टिल, लाइन 5 में ही है थ्रू देयर। इसके बाद 3rd और 6th लाइन में है माई मदर्स, म साउंड है। ठीक है, लाइन 9 में है टेरिबली ट्रांसिएंट, तो ट साउंड रिपीट हो रहा है। और 19th लाइन में है साइलेंस, साइलेंसेस, ये स साउंड रिपीट हो रहा है। एक और चीज, रेपिटेशन समझ लीजिए। रेपिटेशन क्या होता है? जब कोई भी वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस या पूरा का पूरा स्टैंजा एज इट इज रिपीट होता है तो उसे रेपिटेशन कहते हैं। ये मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ? क्योंकि कई बार स्टूडेंट साइलेंस, साइलेंसेस जो है ना उसको रेपिटेशन के अंदर उसको लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बेटा साइलेंस है, यहाँ साइलेंसेस है, तो ये बिल्कुल सेम नहीं है। और रेपिटेशन अप्लाई होता है सिर्फ किस पर? जो एज इट इज सेम हो। ठीक है, तो ये थ्रू देयर, ये थ साउंड रिपीट हो रहा है, स्टूड स्टिल स, माय मदर म साउंड, टेरिबली ट्रांसिएंट ट साउंड, स साउंड रिपीट हो रहा है साइलेंस, साइलेंसेस में। सो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? हमारे ऑलिट्रेशन के। फिर आ गया ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या है? लेबर्ड ईज। देखो लेबर का मतलब क्या है? लेबर्ड का मतलब हो गया डिफिकल्ट या हार्ड वर्क। ठीक है, कोई भी मेहनत वाला काम। वही ईज क्या होता है? इजी, आसान। ठीक है, इजी या आसान। तो यहां पर ये जो दोनों शब्द हैं क्या एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, क्या एकदम ऑपोजिट मीनिंग है दोनों के? यस, मुश्किल और आसान। और क्या ये दोनों ही शब्द एकदम साथ कंबाइंडली यूज हुए हैं? बिल्कुल। तो ऑक्सीमोरॉन के अंदर ना कंबाइंड फॉर्म के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं। कि कंबाइंड कौन से वर्ड्स कंबाइंड होते हैं? एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी, जिनके मीनिंग एकदम एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेबर्ड और ईज ये दोनों के दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ आए हैं। इन दोनों वर्ड्स के बीच में और कोई शब्द नहीं आना चाहिए। लेबर्ड, ईज, अगर इन दोनों के बीच में कोई और शब्द आ जाता बेटा तो उस केस के अंदर ये ऑक्सीमोरॉन नहीं होता। ये बात आई समझ में? ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलो जैसे एक और एग्जांपल इसका दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए डे नाइट है, तो डे नाइट जो हो गया, कहते हैं ना डे नाइट मैच, तो डे नाइट जो है वो तो क्या हो गया? ऑक्सीमोरॉन हो गया। लेकिन वहीं पर अगर मैंने लिख दिया डे एंड नाइट, तो क्या ये डे और नाइट जो है वो एंड वर्ड से क्या ये सेपरेट हो रहा है? यस, तो इसीलिए ये ऑक्सीमोरॉन नहीं होगा, ये ऑक्सीमोरॉन होगा। अंडरस्टूड? तो यही डिफरेंस होता है। डे एंड नाइट क्या होगा ये हम कभी और सीखेंगे, अभी हम सिर्फ डे नाइट ही देखते हैं। नाउ ट्रांसवर्ट एपिथेट। सबसे पहले देखते हैं कि एपिथेट का मतलब क्या होता है। एपिथेट का मतलब ही होता है मीनिंग। किसी भी नाउन की जो एडजेक्टिव या किसी भी नाउन की क्वालिटीज के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसे कहा जाता है एपिथेट। और जब वही क्वालिटीज जो होती हैं, जिस नाउन की क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है, उस नाउन के बजाय वो किसी दूसरे नाउन पर जब शिफ्ट हो रही हो या ट्रांसफर हो रही हो, उसे कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और समथिंग। मतलब एक ऐसा फ्रेज जो किसी पर्सन की या किसी चीज की या नाउन की क्वालिटीज के बारे में बात कर रहा है, एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर रहा है। देखो यहां पर है टेरिबली ट्रांजिएंट, तो टेरिबली एक तरीके से क्या हो गया? क्वालिटी हो गई, इट इज अ क्वालिटी। ये ट्रांजिएंट कैसा है? एकदम टेरिबल है भाई। जो ट्रांजिएंट है, जो टेम्पररीनेस है, वो कैसी है? एकदम टेरिबल है, बहुत ही टेरिबल है। ये हो गया। और ये किसकी तरफ, ये जो मीनिंग है ये ट्रांजिएंट। अब नाउ ट्रांजिएंट, टेम्पररी, इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ स्टेट, वी कैन से कि भाई टेम्पररी स्टेट है ना? किसकी टेम्पररी स्टेट है? हुज टेम्पररी स्टेट? ह्यूमंस की। ह्यूमंस टेम्पररी स्टेट। ठीक है, ह्यूमंस टेम्पररी स्टेट। क्या ये ह्यूमंस, क्या ह्यूमन एक नाउन है? तो इसकी
इसकी जो क्वालिटी है, ह्यूमंस की क्वालिटी जो है वो किस पर शिफ्ट हो गई है यहाँ, इस ट्रांजिएंट वर्ड पे, ठीक है। इसको तो क्वालिटी ऑफ टेम्पररी स्टेट ऑफ ह्यूमंस, बेसिकली ये मतलब निकल कर आया। और इस पूरी की जगह यूज कौन सा वर्ड किया, ट्रांजिएंट। क्योंकि टेम्पररीनेस क्या दिखा रहा है, किसकी टेम्पररीनेस दिखा रहा है, इंसान की इस धरती पे जो मौजूदगी है ना वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर हुआ कि नहीं, देखो ये इस तरीके से ट्रांसफर हुआ, ये यहाँ पर ये क्या है, ह्यूमंस टेम्पररी स्टेट, और ये ट्रांसफर होके किस पे है, ट्रांजिएंट पे। सो दिस इज हाउ इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्लियर है बेटा? देखो हो सकता है इसके अंदर डाउट हो, तो अगर हो तो बिल्कुल पूछ लेना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली पोएटिक डिवाइस जो कि है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पूरी कायनात को अगर दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करो, वैसे मैंने इस पर पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर ना कुछ शॉर्ट भी बनाए हुए हैं, तो आप उनको भी देख लेना, उसमें और भी हेल्प मिलेगी। अभी ये है कि अगर दो कैटेगरीज में आप डिवाइड करो पूरी कायनात को, तो एक कैटेगरी करो ह्यूमंस की और दूसरी करो नॉन ह्यूमंस की। कई बार मैंने देखा है कि नॉन लिविंग की लिविंग एंड नॉन लिविंग कर देते हैं। नो, इट्स नॉट लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट्स ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में कौन आ जाएंगे, पर्सन्स या ह्यूमंस, और नॉन ह्यूमन में कौन आएगा, ह्यूमन के अलावा, अदर देन ह्यूमन जो कुछ भी है, प्लांट्स, प्लैनेट्स, ट्रीज, इसके अलावा इमोशंस, आइडियाज, थॉट्स, एनीथिंग, इवन द स्टेट। स्टेट्स मतलब राज्य वाली स्टेट नहीं, आपकी जो स्टेट होती है, जिस कंडीशन में होते हो आप, वो एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ अदर देन ह्यूमंस, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी हो गई। जब आप इस इंसानी कैटेगरी को, इनकी जो क्वालिटीज है, इंसानों की जो क्वालिटीज हैं, जब आप किसी भी नॉन ह्यूमन चीज पर अप्लाई करते हो, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। कि अगर मैं ये बोलूं कि आज तो मैंने इस पेन को इतना यूज करा कि बेचारे की जान ही निकल गई, पेन की जान क्या निकलती है, बस ये कहने का तरीका है ना कि देखो बहुत अति में ही इस्तेमाल कर रहा है आज इस पेन को, ये कहने का तरीका है। इसकी जान ही निकलती है, इंसानों की जान निकलती है, लेकिन मैंने यहाँ पर जब इसके लिए यूज किया, इसकी जान निकल गई, तो क्या इस पेन को मैंने पर्सोनिफाई कर दिया, यस। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ क्या है, इट्स साइलेंस, साइलेंसेस। पोएम को समझाते टाइम भी मैंने आपको ऑलरेडी वही बता दिया था कि इसमें ये जो वर्ड है साइलेंस, इसका मतलब है डेथ, एंड हुज डेथ, डेथ ऑफ मदर, ठीक है। तो ये डेथ यहाँ पर इस तरीके से बात कर रही हो एज अ कि कोई इंसान है, कि जैसे टीचर कई बार डांट के चुप कराती है ना कि ज्यादा बात मत करो मैं पढ़ा रही हूं ना, तो ये जो एज इफ कि किसी इंसान ने चुप कराया हो, बिल्कुल उस तरीके से ये बात हो रही है ना। तो इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, तो ये पर्सोनिफाई कर रहे हैं डेथ को, साइलेंस वर्ड को। देन मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो ऑपोजिट चीजों के बीच में, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन, इस पर भी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियोस है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा और डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए, वॉच्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो यहाँ देखो, द फॉर्म यूजेस मेटाफर्स टू कंपेयर द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ टू द परमानेंस ऑफ द सी। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो नेचर को किससे कंपेयर किया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन, ह्यूमंस नॉट परमानेंट, इम्परमानेंट जो होता है, ठीक है, मतलब ट्रांजिएंट या टेम्पररी, तो हम टेम्पररी वर्ड लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर टेम्पररी, या फिर आप लिख सकते हैं ट्रांजिएंट ओनली, क्योंकि आपकी पोएम के अंदर ये वर्ड यूज हुए हैं, तो आप ट्रांजिएंट भी यूज कर सकते हैं, टेम्पररी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। emphasizing the contrast between the temporary joys of childhood and the enduring nature of loss, कि हमारे बचपन की जो खुशी होती है, दैट इज ऑल्सो वी आर, जैसे मदर है वो क्या याद कर रही है कि बचपन की जो खुशी थी, बचपन में जो हम सी हॉलीडे पे गए थे, ओ हाउ गुड इट वाज, कितना अच्छा टाइम था वो, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम शी इज अपसेट ऑल्सो, क्यों, क्योंकि वो टाइम जा चुका है, दैट मीन्स इट इज नॉट परमानेंट, दैट मोमेंट वॉज नॉट परमानेंट। इस फोटोग्राफ के अंदर वो जो मोमेंट है वो कैप्चर हो चुका है, सो दैट मोमेंट हैज बीन कैप्चर्ड, सो वो तो परमानेंट हो गया, लेकिन इन रियल वर्ल्ड वो चेंज हो रहा है, वो बदलता जाएगा, सेम नहीं रहेगा। इन रियल वर्ल्ड क्या मदर आज भी बच्ची है क्या, नहीं, वो बड़ी हो चुकी हैं, वो एक मदर बन चुकी हैं, उसके बाद वो बूढ़ी भी हुई और उनकी डेथ भी हो गई। सो देयर इज दिस कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो उसी तरीके से परमानेंट और टेम्पररी, इनको यहाँ पर
डायरेक्ट कंपेयर किया गया है। ठीक है, emphasizing the contrast between the temporary joys of childhood, temporary joys ही होते हैं, permanent नहीं है ना वो। The moment that has been captured in the photograph only is permanent. That moment that's captured, but in real life everything has changed. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये थी ये पोम। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे से, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल पोम। लेकिन आपको जहां कहीं भी कोई डाउट रहे तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, और मुझे कमेंट कर कर ये भी जरूर से जरूर बताना कि आपको ये पोम कैसी लगी, राइट, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। इसके अलावा बेटा मैं कुछ लिंक्स हैं जो इसी पोम से जुड़े हुए होंगे, जैसे पोएटिक डिवाइसेस के जितने भी पोएटिक डिवाइसेस मैंने करवाई है उन पे कुछ पर मैंने जो है शॉर्ट्स बनाए हुए, तो उसके लिंक्स भी मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वो भी जरूर से जरूर देख लेना। इसके अलावा आपको मेरे इंस्टा या मेरे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उन सभी के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएंगे। मेक श्योर आप उन्हें जरूर से जरूर ज्वाइन करें। स्पेशली मैं आपको बोलूंगी कि टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उस पर सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, ये जो नोट्स हैं वो सारे आपको वहीं पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और अब आखिर में आपको क्या कर देना है, वैसे यू नो द ड्रिल कि आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके भाई। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी बिल्कुल अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, भूलना नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या होती है कि अपना ध्यान रखना है, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। खुश रहिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।